उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और पिछली क्लासेस को आपने कवर कर ली होगी। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग। लेकिन हम यहाँ पे बैंक का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, बैंक की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आरबीआई लेक्चर अप्रॉक्सीमेट 29 में कवर कर लिया था कि बैंक का इतिहास क्या है भारत में। ठीक है, तो हम बैंक का इतिहास बस नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे, हम बैंकिंग जानेंगे, बैंक के कार्य जानेंगे, विभेदित बैंक क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, लीड बैंक की स्कीम क्या है, क्योंकि इससे आईएसपीटी 2010, 12, 19, 20 में अब पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बैंकिंग है क्या? बैंक मुद्रा बाजार का भाग है। बैंक मुद्रा बाजार मनी मार्केट का भाग है, जहां धन का प्रवाह या अंतरण अधिक से कमी की ओर होता है। धन का प्रवाह या अंतरण अधिक से सरप्लस टू डेफिसिट की ओर होता है, इसे हम बैंक बोलते हैं। तो बैंक के कार्य क्या हैं? बैंक के कार्य से संबंधित आईएसपीटी 2010 में पूछा गया है। बैंक के मुख्य दो कार्य हैं, एक प्राथमिक कार्य और एक गौण कार्य। प्राथमिक कार्य क्या है? प्राइमरी कार्य क्या है? बैंक का प्राथमिक कार्य होता है लोगों को उधार देना और जमा स्वीकार करना। बैंकों का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? लोगों को उधार देना और जमा स्वीकार करना। जब बैंक उधार देता है, यानी अगर हम बैंक से उधार लेते हैं, यानी जब बैंक हमें उधार देता है तो बैंक की क्या होती है? परिसंपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि वहां बैंक को ब्याज प्राप्त होता है। बैंक का जो उधार होता है वो बैंक की परिसंपत्ति होता है, एसेट होता है। क्यों? क्योंकि यहां से बैंक को ब्याज प्राप्त होता है, उसकी संपत्ति में निर्माण होता है, उसकी संपत्ति में वृद्धि होती है, संपत्ति का सृजन होता है। जबकि बैंक जो उधार जमा करता है, यानी जब हम बैंक में अपना उधार जमा करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो जो बैंक का जो जमा होता है उसमें बैंक को क्या चुकाना पड़ता है? ब्याज चुकाना पड़ता है। जब हम बैंक को जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है, तो बैंक की क्या हुई? देता हुई, लायबिलिटी हुई। तो जब बैंक जमा स्वीकार करता है तो बैंक की देता होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसको ब्याज चुकाना होता है। ठीक है, तो ये बैंक का कुछ प्राथमिक कार्य हुए, उधार देना और जमा स्वीकार करना। तो बैंक के गौण कार्य क्या है? बैंक का गौण कार्य जैसे लॉकर की सुविधा देना, गोल्ड लोन देना, सोना या सोने से बने आभूषण अगर आप बैंक के पास जमा करते हैं तो उसके बदले में आपको लोन मिलता है, ठीक है, इसको गोल्ड लोन बोलते हैं। लॉकर की सुविधा देना, गोल्ड लोन देना, चेक ड्राफ्ट जारी करना, न्यासी यानी ट्रस्टी की भूमिका निभाना, वसीयत से संबंधित अगर कोई व्यक्ति अपनी वसीयत प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लिखवा कर बैंक में जमा करना चाहे तो लॉकर में जमा कर सकता है और बैंक सुनिश्चित करता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका अधिकारी है, यानी जिसके नाम उसने वसीयत लिखी है, बैंक का अधिकारी एक योग्य जो अधिवक्ता होता है उसके सामने पेश करता है कोर्ट में और जो उसका अधिकारी होता है उसको प्राप्त हो जाती है। तो बैंक ट्रस्टी यानी न्यासी की भूमिका भी क्या करता है? निभाता है वसीयत के संदर्भ में। बैंक तृतीय पक्ष के उत्पाद का विक्रय करता भी है। तृतीय पक्ष के उत्पाद का विक्रय करके क्या करता है? वो कमीशन कमाता है। आपको पता है क्रेडिट कार्ड, बीमा, म्यूचुअल फंड ये बैंक के कार्य नहीं है, ये किसी थर्ड पार्टी का वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से उसे कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये बैंक के प्राथमिक और गौण कार्य हुए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण से मतलब है जब सरकार कानून बनाकर बैंकों का स्वामित्व या नियंत्रण निजी क्षेत्रों से अपने हाथों में ले लेती है। जब सरकार कानून बनाकर बैंकों का जो स्वामित्व या नियंत्रण है अपने हाथों में ले लेती है तो इसको बोलते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों सरकार को निजी क्षेत्रों से बैंकों का जो स्वामित्व या नियंत्रण है अपने हाथों में लेना पड़ा? होता क्या है, आजादी के बाद अधिकांश बैंकों का जो स्वामित्व था वो निजी क्षेत्रों में था और जो ये जो बैंक थे, जो निजी क्षेत्र के जो बैंक थे, अधिकतर शहरों में स्थापित होते थे, यानी गांव में बैंकों का अभाव होता था। और हम जानते हैं कि भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या अप्रॉक्सीमेट 60 to 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और वहीं पर बैंकों का क्या था? अभाव था। तो ग्रामीण लोगों को कृषि से संबंधित, और गांव के अधिकतर लोग किससे संबंधित होते हैं? कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, तो उन्हें कृषि से संबंधित जब लोन लेना होता था, उधार लेना होता था तो बहुत दिक्कत होती थी। तो वो गैर संस्थागत स्रोतों से उधार लेते थे। कृषि में दो प्रकार के उधार होते हैं, एक संस्थागत उधार और एक गैर संस्थागत उधार। संस्थागत उधार का मतलब होता है जब संस्थागत स्रोतों से उधार लिया जाता है, जैसे बैंक या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लिया जाता है। और जब उधार गैर संस्थागत स्रोतों से लिया जाता है तो उसे गैर संस्थागत स्रोत उधार बोलते हैं, जैसे साहूकार या महाजन से। तो किसान क्या करते थे आजादी के बाद? संस्थागत स्रोतों से उन्हें उधार लेना जटिल प्रक्रिया होती थी, नहीं ले पाते थे। पहला कारण था कि बैंक ही नहीं थे, वहां अभाव था। अगर किसानों की पहुंच हो भी जाए बैंक तक, वो पहुंच भी जाए उधार लेने, तो वहां उधार की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती थी, यानी बिना गारंटी के बैंक उधार भी नहीं देता था। इसलिए किसान क्या करते थे? उनको गैर संस्थागत स्रोतों से उधार लेना लाभकारी होता था। लाभकारी मतलब ठीक ठाक पड़ता था, यहां पे उन्हें कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती थी, बहुत झंझट नहीं होता था।
यानी आसानी से उन्हें गैर संस्थागत यानी साहूकार महाजन से उधार मिल जाता था। तो किसान क्या करते थे, इन्हीं गैर संस्थागत स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करते थे। इससे लाभ नहीं होता था, हानि होती थी। क्या हानि होती थी? ये ब्याज बहुत लेते थे, जो साहूकार और महाजन थे ये ब्याज बहुत लेते थे। और एक और चीज, जब ये वसूली करते थे तो बहुत जबरन वसूली करते थे। आपने देखा होगा, एक मदर इंडिया मूवी अगर आपने देखी हो तो वहां देखी होगी आपने कि जो साहूकार था, जो लाला था, जो सुनार था, वो क्या करता था, लोगों को उधार देता था और उधार देके वो बहुत ब्याज वसूलता था। यानी पीढ़ियां निकल जाती थी, मूलधन की तो बारी ही नहीं आ पाती थी, वो ब्याज में ही लोगों को उलझा के रखता था। इतना शोषण होता था, यानी खेती किसानी का जितना होता था सब वो हड़प जाता था और 2-4-10 गुंडे रखता था, जबरन वसूली कर लेता था। तो यही होता था, जब साहूकार और महाजन से उधार लेते थे तो ब्याज बहुत होता था और जबरन वसूली होती थी। तो किसान भी इससे थोड़ा हतोत्साहित होते थे, ठीक है, लेकिन क्या करें, उनके पास कोई स्रोत भी नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद जब छठवीं पंचवर्षीय योजना का समय आया, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अप्रॉक्सीमेट हरित क्रांति शुरू हो गई, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ये तय किया गया कि किसानों तक संस्थागत वित्त स्रोत उपलब्ध हो, यानी बैंक इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो। संस्थागत स्रोतों से किसान क्या लें, उधार लें, ताकि उनको ब्याज ज्यादा ना चुकाना पड़े, जिससे क्या होगा, वो अधिक से अधिक कृषि कार्य के लिए क्या होंगे, उत्साहित होंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे कृषि में संलग्न होने के लिए। तो इसी संस्थागत स्रोत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 19 जुलाई 1969 को 1969 में सरकार ने पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 50 करोड़ एनडीटीएल के आधार पर, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, निवल मांग सावधि देता के आधार पर 50 करोड़ संपत्ति के आधार पर 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 19 जुलाई 1969 को, 1969 को, तथा पुनः अप्रैल 1980 को 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने करोड़ संपत्ति के आधार पर? 200 करोड़ एनडीटीएल के आधार पे, 200 करोड़ एनडीटीएल के आधार पर अप्रैल 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तथा 19 नवंबर 2013 में भारत में बीएमबी, भारतीय महिला बैंक की क्या होती है, स्थापना होती है और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तथा वर्ष 2019-20 में ये कुछ जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे, इनको सरकार ने क्या किया, इनका आपस में विलय कर दिया। जैसे देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। बीएमबी, भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में किया गया वर्ष 2017 में। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। उपर्युक्त विलय के पश्चात देश में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 11, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या मतलब राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर, ठीक है, यानी राष्ट्रीयकृत बैंक प्लस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी एसबीआई, ये सब कितना मिला के हो गया? 12। आपको कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता होगा कि जो एसबीआई है वो राष्ट्रीयकृत बैंक में शामिल नहीं है, यानी जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्सा हैं, लेकिन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। उदाहरण दिया जाता है जैसे एसबीआई। क्यों? एक्चुअली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में 80 में किया गया था, 1969 और 1980 में किया गया था, वो राष्ट्रीयकृत बैंक कहे गए। तथा उससे पहले हम जानते हैं कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में ही हो गया था, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम बोलते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है, एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण एक माना जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन माना जाता है? एसबीआई माना जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का मतलब ये होता है जहां पे सरकार का जो स्वामित्व होता है 50% या उससे अधिक होता है, 51% या उससे अधिक होता है, 50 या 51% था उससे अधिक होता है, तो उसे बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, लेकिन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ये नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना को क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए तथा जो कृषि हैं उनके लिए कृषि से संबंधित जो उधार है, जो वित्त है, वो संस्थागत स्रोतों से प्राप्त हो। ये कारण था। एक और प्रमुख कारण था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। तो ये था हमारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। अब हम एक वर्ड और समझते हैं, लीड बैंक स्कीम, अग्रणी बैंक योजना। लीड बैंक स्कीम ये क्या है? इससे आईएसपीटी 2012 और 19 में पूछा गया है। लीड बैंक स्कीम की जो शुरुआत है वो नारीमन समिति की सिफारिश पर 1969 में किया गया था।
नारी, जो नारी होता है ना, नारी में मन लगा दीजिए, नारीमन समिति की सिफारिश पर 1969 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था किसी बैंक को अग्रणी यानी लीड बैंक की भूमिका देना, जिससे उस जिले में बैंक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे उस जिले में बैंक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार ग्रामीण तथा अर्ध विकसित या अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक गतिविधियों को बढ़ावा देना, जिससे वित्तीय समावेशन हो, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, यह लीड बैंक स्कीम अग्रणी बैंक योजना का प्रमुख कार्य था। अब हम समझते हैं बैंकों का वर्गीकरण, कि बैंकों का वर्गीकरण कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया। ये देखिए, बैंकों का वर्गीकरण, बैंकों का वर्गीकरण आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत दो भागों में किया गया, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है, जबकि गैर अनुसूचित बैंक कौन है? जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। अनुसूचित बैंकों को दो भागों में बांटा गया, वाणिज्यिक बैंक और गैर वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक यानी एससीबी, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ये क्या होते हैं? ये लाभ के उद्देश्य कार्य करते हैं, जबकि गैर वाणिज्यिक बैंक ये लाभ के उद्देश्य बस कार्य नहीं करते हैं, जैसे सहकारी बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक जैसे इनके उदाहरण है पीएसबी, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, जो निजी बैंक होते हैं, विदेशी बैंक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, विभेदित बैंक, इनके भी दो भाग हैं, भुगतान बैंक और लघु वित्तीय बैंक। और भुगतान बैंक से संबंधित आईएसपीटी 2016 में पूछा गया है तथा लघु वित्तीय बैंक से आईएसपीटी 2020 में पूछा गया है। और नियो बैंक, ये क्या है हमारे? ये वाणिज्यिक बैंक के कुछ उदाहरण हैं। गैर वाणिज्यिक बैंक हमने बताया जो केवल लाभ के उद्देश्य कार्य नहीं करते, जैसे सहकारी बैंक। इनको दो भागों में बांट सकते हैं हम, ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक जैसे अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक ये होते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, उधार देने के आधार पर, यानी उधार के आधार पर ग्रामीण सहकारी बैंकों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक अल्पकालीन या अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी बैंक और दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी बैंक। तो अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी बैंक जैसे राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी या समिति PACS, ये इसे त्रिस्तरीय संरचना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? बैंकों का वर्गीकरण, जो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत क्या किया गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे विभेदित बैंक क्या है, भुगतान बैंक क्या है, लघु वित्त बैंक क्या है, और इनसे आईएसपीटी 2016 में, और जो लघु भुगतान बैंक है इससे 2016 में, और लघु वित्तीय बैंक से 2017 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो विभेदित बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन यूपीएससी में सॉल्व करने के लिए, एक प्रश्न सॉल्व करने के लिए पूरी टॉपिक पढ़ना पड़ता है और बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। वहाँ शब्दों को घुमा फिरा के देता है, चीज़ कोई बहुत बड़ा हवा नहीं देता, शब्दों को ही घुमा फिरा के देगा, कौन सही नहीं है, कौन सा सही है, एक एक वर्ड का अंतर कर देता है। तो बहुत गहराई से, रोडवेज से ज़्यादा होता है समझ को विकसित करके पढ़ना, लेकिन कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं, उन्हें रटना ही पड़ता है और रटना ही चाहिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।